ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर अंबर है और मैं बात कर रही हूँ ओला डॉक के प्लेटफॉर्म से। और मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ लाहौर में। और मेरी जो एरियाज़ ऑफ प्रैक्टिस हैं वो एक तो मैं मॉर्निंग टाइम पे अंबर मेडिकल सेंटर डिफेंस मोड़ पे प्रैक्टिस करती हूँ और इवनिंग में मैं जियो हॉस्पिटल बेदिया रोड पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मुझे जिस टॉपिक पे इजहार ख्याल करने के लिए बुलाया गया है वो टॉपिक ये है कि हमल होने के साथ एक खातून की जिस्म में किस किस्म की तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तो यकीनन आपको पता है कि हमल के जो 9 महीने होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं खातून के लिए और उसकी जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। आज हम बारी बारी इन सारी तब्दीलियों पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो। और अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो फिर अब आपको पता होना चाहिए कि आपके जिस्म में अब किस किस किस्म की तब्दीलियां आने वाली हैं। सो मेंटली इन सब के लिए रेडी हो जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहली जो चीज़ जो आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी होने के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है वो आपके डिफरेंट हार्मोन्स हैं, जिसमें से सबसे पहला हार्मोन वो बीटा एचसीजी है। बीटा एचसीजी ही वो हार्मोन है जो कि आपके खून में रिलीज़ होता है और खून से रिलीज़ होने के बाद वो आपके यूरिन में आ जाता है। और जब यूरिन में बीटा एचसीजी आता है तो उसके बाद जब आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो उसमें 2 लाइंस आ जाती हैं। यानी कि ये बीटा एचसीजी ही वो हार्मोन है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप पर 2 लाइंस पॉजिटिव आ जाती हैं। अब नेक्स्ट ये है कि ये बीटा एचसीजी लेवल आपके ब्लड में भी ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको यूरिन टेस्ट से पता नहीं चल रहा कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप खून का टेस्ट भी करवा सकती हैं। खून में बीटा एचसीजी के लेवल्स चेक कर सकती हैं। इसके अलावा कौन से हार्मोन्स आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं, एक तो ईस्ट्रोजन है और एक प्रोजेस्टेरॉन है। ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हैं ये बेसिकली आपकी बॉडी को पूरे 9 महीने हमल के लिए तैयार करते हैं। इसके अलावा जो आपके बच्चा है उसकी ग्रोथ, उसकी बढ़ोतरी के लिए भी ये दोनों हार्मोन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। सो बेसिकली जो आपके जिस्म में डिफरेंट चेंजेस आ रही होती हैं वो बहुत सारी चेंजेस इन 2 हार्मोन्स की वजह से होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो सिस्टम आपका चेंज होता है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, यानी कि आपका दिल चेंज हो जाता है। आपका दिल चेंज नहीं होता, बेसिकली आपकी जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आपके खून में प्लाज्मा की मिकदार बढ़ जाती है क्योंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है, हमल की रिक्वायरमेंट होती है, बढ़ने वाली बच्चेदानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुदरत उसको कंपनसेट करने के लिए आपकी खून की जो मिकदार है यानी खून में प्लाज्मा की मिकदार बढ़ जाती है। नतीजा क्या होता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है और जो दिल है उसकी धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है। और चूँकि हमल में ख़ातून जो है वो थोड़ा सा उसको सांस का भी इशू हो जाता है, उसको थोड़ा सांस जो है वो तेज़ी से लेना पड़ता है, तो उसको भी कंपनसेट करने के लिए आपकी हार्ट बीट जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। और इसके अलावा आपका क्या होता है, जो आपकी पेरिफेरल वेसल्स होती हैं, यानी कि जो आपकी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, बेसिकली मैं थोड़ी सी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ बोल रही हूँ जो आपको इतनी क्लियरली तो नहीं समझ आएंगी, लेकिन ये कि उनमें रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। तो अमूमन हमल के स्टार्ट में ख़वातीन ये कंप्लेंट करती हैं कि उनको ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, उनको चक्कर आ रहे हैं या उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है। और ख़वातीन अक्सर हमसे ये कंप्लेंट करती हैं कि जो उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ब्लड प्रेशर का लो होना है हमल के दौरान इट्स नॉर्मल। इसमें आपने वाटर इंटेक थोड़ा बढ़ाना होता है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी होती है कि अगर आप एकदम से उठी हैं तो पहले थोड़ा सा पानी पी लें या आराम आराम से उठें ताकि एकदम से आपको चक्कर वगैरह ना आए। इसके अलावा जो है वो सेकंड नंबर पे हम जिस सिस्टम की तरफ आएंगे वो आपके लंग्स हैं। क्योंकि लंग्स में क्या होता है, क्योंकि आपका जो यूट्रस है वो ग्रो कर रहा है, आपकी बच्चेदानी जो है उसके अंदर एक बच्चा ग्रो कर रहा है। तो वो जब बच्चा बड़ा होता जाता है, ख़ास तौर पे वो 7th 8th और 9th मंथ पे पहुंचता है, तो वो बच्चा ऊपर से ये जो
लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, इनके नीचे एक लेयर होती है जिसको डायाफ्राम कहते हैं। वो डायाफ्राम को प्रेस करके ऊपर करता है। जब वो डायाफ्राम को प्रेस करके ऊपर करता है तो नतीजा क्या होता है कि लंग्स जो है उनकी स्पेस थोड़ी सी कम हो जाती है। जब लंग्स की थोड़ी सी स्पेस कम हो जाती है तो उनको ज़्यादा मुश्किल से ब्रीथ करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी ऑक्सीजन अंदर पहुंचानी है जो कि ह्यूमन रिक्वायरमेंट है। जब वो ऑक्सीजन की उसको कमी महसूस होती है तो थोड़ी सी ब्रीदिंग आपकी फास्ट हो जाती है। इसलिए जो जो प्रेगनेंसी आगे ग्रो करती जाती है उसी तरह ही आपकी जो ब्रीदिंग है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपको ब्रीदिंग में ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आ रही हो तो आपने अपनी डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना है। अगर आपके पेट में कोई बच्चे का साइज़ ज़्यादा है या पेट में पानी की मिकदार ज़्यादा है या ट्विन प्रेगनेंसी है तो ये जो सांस की दिक्कत है ये थोड़ी सी मज़ीद बढ़ जाती है इसमें जो है वो फिर आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि वो आपको बताएं कि आपको किसी टेस्ट वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है, या किस किस्म की एहतियातें जो हैं वो आप कर सकती हैं, किस किस्म की पोजीशन में आप लेट सकती हैं जिससे कि आपको आपके लंग्स पे जो है वो प्रेशर कम पड़े। लेकिन चूँकि ये नेचुरल है तो ये थोड़ा बहुत तो आपको एंड तक चलता ही रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सिस्टम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम आपका इफ़ेक्ट होता है वो आपका जो है वो खून की जो है ना, खून में तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। खून में क्या तब्दीलियाँ आती हैं? एक तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खून में प्लाज्मा जो है वो बढ़ जाता है। प्लाज्मा क्या होता है? खून में आपको जैसे कि पता है कि डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं जिनमें रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं। और इसके अलावा जो उसमें पानी की मिकदार होती है, जो सीरम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब वो सीरम या प्लाज्मा इंक्रीज़ होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो खून के सेल्स हैं वो भी थोड़े से साइज़ में इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन की वजह से हर चीज़ तब्दील हो रही है तो खून के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब नतीजा क्या होता है कि रिलेटिवली जो खून में आयरन की कमी है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो खून के सेल्स हैं उनको भी ज़्यादा आयरन की ज़रूरत पड़ जाती है। प्लाज्मा बढ़ गया है और रेड ब्लड सेल्स उस मिकदार में नहीं बढ़े जिस तरह से कि प्लाज्मा बढ़ा है। तो नतीजा क्या होता है कि खातून में आयरन की या खून की कमी वाक़या हो जाती है। तो इसके अलावा खून में कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं? इसके अलावा खून में ये तब्दीलियाँ होती हैं कि जिसको हम कह सकते हैं कि खून में थ्रोम्बस बनने के या क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि आपके बहुत सारी जगहों पर खून जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें सेल्स के साइज़ भी बढ़ रहे हैं। जो खून में क्लॉटिंग एबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी कि जहाँ पर खून जो है वो जम सकता है, कहीं पर खून की नालियों में जम सकता है। इसलिए ख़वातीन में अमूमन जब प्रेगनेंसी होती है तो डीवीटी जो है वो बहुत कॉमनली देखा गया। डीवीटी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें खातून की टांगों में एक टांग के अंदर खून जम जाता है और ख़ातून जो है वो शदीद पेन के साथ, स्वेलिंग के साथ आती है हॉस्पिटल, और उसकी जब हम उसका कलर डॉपलर करवाते हैं तो पता चलता है उसकी टांग में खून जमा हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट सिस्टम आपका कौन सा चेंज होता है? आपकी जो सबसे बड़ा सिस्टम आपकी बॉडी का है वो आपकी स्किन है। स्किन के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। स्किन में जल्द रैशेस पड़ सकती हैं, स्किन पे दाने पड़ सकते हैं, चेहरे पे छाइयाँ आ सकती हैं। इसके अलावा पेट पे जो आपने देखा होगा कि स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। जो जो प्रेगनेंसी ग्रो करती जाती है तो वो जो स्किन के ऊपर जो है वो स्ट्रेच मार्क्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्किन के जो थिकनेस है वो इतनी अच्छी नहीं रहती, थोड़ी सी थिन हो जाती है स्किन, और जब वो स्ट्रेच करती है तो वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। इसके अलावा स्किन पे आपकी चूँकि बहुत अच्छी केराटिन लेयर जो है वो भी उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है स्ट्रेचिंग की वजह से, और ये स्ट्रेचिंग सारी ईस्ट्रोजन की वजह से हो रही होती है। तो जब ये स्ट्रेच करता है तो उसकी वजह से आपकी जो बॉडी पे इचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आपको अक्सर ख़वातीन हमारे पास आती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा बॉडी में ख़ारिश वगैरह हो रही है, तो सम टाइम ये ख़ारिश जो है ये प्रेगनेंसी के साथ नॉर्मली होती है। इसके अलावा आपका जो मेजर सिस्टम एक और इफ़ेक्ट हो रहा होता है वो आपका जीआईटी है, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या निज़ाम। तो ये तो साथ ही प्रेगनेंसी होते साथ ही आपको पता चल जाता है कि आपको उल्टियाँ महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये उल्टियाँ जो बेसिकली आपको आ रही होती हैं, या आपको खाना यहाँ पे फंसा हुआ फील होता है, या आपको खट्टे डिकार आना शुरू हो जाते हैं, तो इन सब की वजह जो है वो ईस्ट्रोजन ही है डेफिनेटली, और बीटा एचसीजी है। बीटा एचसीजी की मिकदार जब बढ़ जाती है तो आप जो खातून है वो ज़्यादा उल्टियाँ महसूस करती है।
अगर किसी की ट्विन प्रेगनेंसी है या मोलर प्रेगनेंसी है तो उसमें बीटा HCG के जो लेवल्स हैं वो आम प्रेग्नेंट खातून की निस्बत में अमूमन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि इन खवातीन में उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। अब इसके अलावा जो ईस्ट्रोजन है वो क्या करता है कि आपका जो निज़ामी निज़ाम है जो कि यहाँ पर खुराक की नाली से स्टार्ट होता है, नीचे मैदे में और फिर जाके आंतों में जाता है, तो उन सारों की मूवमेंट स्लो हो जाती है। उन सारों की मूवमेंट स्लो होने से क्या होता है कि यहाँ पे जब यहाँ पे खुराक रुकती है तो आपको रिफ्लक्स ज़्यादा होता है, यानी कि आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको बेल्चिंग महसूस होती है, खट्टे डिकार आते हैं, या आपको यहाँ पे बहुत शदीद किस्म की सीने में या गले में जलन महसूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके मैदे का जो खाना है वो चूँकि मोटिलिटी कम हो गई है, इतनी अच्छी आंतें मूव नहीं कर रही, तो वो खाना या तो वहाँ पे रुका रहता है, बहुत देर तक आगे नहीं जाता, या फिर वो पीछा रिफ्लेक्स करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जलन वगैरह महसूस होती है। इसके अलावा जो है वो आपको उससे नीचे चले जाएँ तो खाना हज़म करने में आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती है। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जो कि बहुत कॉमन है। हमल के दौरान कब्ज़ हो जाती है और बहुत दिनों तक पखाना नहीं आता। इसके अलावा कब्ज़ की वजह से भी और दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी नीचे कई दफ़ा हेमराइड्स बन जाते हैं, यानी कि जो पखाने वाली जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम बवासीर भी कहते हैं। कुछ ख़वातीन को पखाने वाली जगह से खून भी आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह भी यही है क्योंकि मोटिलिटी कम हो गई है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है। इसके अलावा सही तरह से प्रॉपर खाया नहीं जाता, और चूँकि वॉमिटिंग चल रही है, प्रॉपरली आपको खाना हज़म नहीं हो रहा। इसके अलावा बच्चे का जो प्रेशर होता है वो नीचे आपकी, चूँकि हर किस्म की वेंस पे पड़ रहा है, तो वो नीचे पखाने वाली जगह की वेंस पे भी पड़ता है, जिससे क्या होता है कि आपको हेमराइड्स हो जाते हैं। और नेक्स्ट सिस्टम जो है वो कौन सा इफ़ेक्ट होता है, वो आपकी हार्मोन्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आपके ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। आपके दिमाग में एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, वो साइज़ में बढ़ जाता है। उसमें से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि नीचे आपकी आके छाती पे इफ़ेक्ट करते हैं। जो ही प्रेगनेंसी होती है तो छाती का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली कुदरत ने छाती को भी प्रिपेयर करना है। आपकी पूरे 9 महीने छाती जो है वो उसका साइज़ बढ़ता रहता है। इसके अलावा छाती में टेंडरनेस हो जाती है, उसमें दर्द होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा छाती में चूँकि दूध की नालियाँ बन रही होती हैं, और दूध की नालियाँ चूँकि बन रही होती हैं, बढ़ रही होती हैं, उसकी वजह से आपका जो निपल्स होते हैं वो भी थोड़े से इरेक्ट हो जाते हैं, और निपल्स की जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है जिसको हम एरियोला कहते हैं, वो ज़्यादा डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, जिसके नतीजे में वो थोड़ा सा बाहर की तरफ बल्ज करना शुरू हो जाता है। और कई ख़वातीन तो इस बात की भी शिकायत लेके आती हैं कि उनकी छातियों में से दूध रिसना शुरू हो गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, चूँकि आपके अंदर छाती में तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसकी वजह से ये जो दूध भी रिसता है और दूध की नालियाँ बन गई हैं, इस वजह से आपको ये सारे मसाइल हो जाते हैं। इसके लिए आपको अमूमन कहा जाता है कि आप बिल्कुल लूज़ फिटेड ब्रास पहने और कोशिश करें कि छाती पे कंप्रेशन कम हो। इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम आपका इफ़ेक्ट होता है वो आपका रीनल सिस्टम है, यानी कि आपकी किडनीज़ का सिस्टम। अब होता क्या है कि किडनीज़ की भी, चूँकि हर चीज़ की ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हुई है, किडनीज़ की भी ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होती है, जिसके नतीजे में जो गुर्दे से निकलने वाला जो पेशाब की मिकदार है, जिसको हम GFR कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, और बेसिकली आप ये समझ लें कि पेशाब की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ख़ातून को बार बार पेशाब करने की हाजत महसूस होती है। वो बार बार ये कहती है कि मुझे पेशाब की ज़रूरत महसूस हो रही है, और बार बार मुझे पेशाब करने जाना पड़ता है। इसके अलावा चूँकि बच्चे का जब कंप्रेशन होता है और जो बच्चा जो है वो बढ़ रहा होता है, तो ग्रो कर रहा होता है, तो वो नीचे जो यूरेटर्स हैं उनको कंप्रेस करता है। वैसे ईस्ट्रोजन की वजह से यूरेटर्स थोड़े से डायलेट भी हो जाते हैं। जब बच्चा कंप्रेस करता है तो उसकी वजह से कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि जो यूरेटर या पेशाब की जो नालियाँ होती हैं उनमें कई दफ़ा रुकावट आ सकती है, जिसकी वजह से खातून जो है वो प्रेजेंट कर सकती है हमारे पास हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ या पाइलोनेफ्राइटिस के साथ। इसके अलावा ख़वातीन में UTI बहुत ज़्यादा देखा गया है हमल के दौरान, क्योंकि ख़ातून की जो रेजिस्टेंस है या उसकी इम्यूनिटी या मुदाफ़ियत कम हो जाती है, जिसके नतीजे में उसको बार बार यूरिन के इन्फेक्शन होने के ख़तरात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा उसके नीचे उसके जो जेनिटल एरियाज़ में क्या चेंजेस आ रही होती हैं, जेनिटल एरियाज़ में थोड़ी सी उसको स्वेलिंग सी महसूस होती है। इसके अलावा
जो नॉर्मल फ्लोरा होता है हमल के दौरान, जो वजाइना के अंदर से जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उसकी इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं, वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वजाइना की इन्वायरमेंट मोर एसिडिक हो जाती है। और उसके नतीजे में क्या होता है कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, जैसे कि आपको वजाइनल एरिया में ख़ारिश का मसला हो सकता है जो कि अमूमन वजाइनल कैंडिडियासिस की वजह से होता है। इसके अलावा भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म की और वजाइनल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, जैसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस। और अगर आपको किसी किस्म का कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज महसूस हो रहा है अपने नीचे जेनिटल एरिया से, तो फिर आप ज़रूर अपनी डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो आपको उसके हिसाब से मेडिसिन दे दें। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिस्टम इफ़ेक्ट होता है वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, यानी कि आपकी पूरी बॉडी की जो जॉइंट्स हैं, हड्डियां हैं और जो मसल्स हैं वो चूँकि स्ट्रेच हो रहे हैं, जिस तरह बाकी सब कुछ स्ट्रेच हो रहा होता है एस्ट्रोजन के इफेक्ट के अंडर, तो वो चीज़ें भी स्ट्रेच होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारी टांगों में और ख़ास तौर पे नीचे जो जॉइंट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है या दर्द महसूस होती है। इसके अलावा कमर में का दर्द महसूस होती है। तो कुछ तो हार्मोन्स की वजह से ये तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। कुछ जब बच्चा अपना साइज़ बढ़ा रहा होता है, बच्चेदानी का भी साइज़ बढ़ रहा होता है, तो उसके नतीजे में उसकी जो लेग्स हैं उन पे भी प्रेशर पड़ता है, जो लेग्स का दरमियानी हिस्सा होता है और नीचे जो पेल्विक एरिया होता है उस सब पे प्रेशर पड़ता है। और बच्चे का साइज़ अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो डेफिनेटली वो एक वज़न है जो औरत में सहारा होता है, उसकी वजह से उसको कमर की दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी डॉक्टर से रब्ता करें। इसके अलावा जिस चीज़ पे मैं आखिर में आऊँगी और जो सबसे ज़रूरी भी है वो ख़ातून का साइकोलॉजिकल सिस्टम है। औरत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, उसके अंदर हार्मोन्स की चेंजेस चूँकि आ रही होती हैं, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो की, मोहब्बत की, प्यार की और केयर की ज़रूरत होती है। उसकी चूँकि ये सारे जो सिस्टम्स उसके अंदर इतनी सारी तब्दीलियाँ ला रहे हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब है, उसके दिल की धड़कन भी तेज़ है, उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है और उसको वॉमिटिंग भी हो रही है, उसको पेशाब भी बार बार आ रहा है। ऐसी सूरत में वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल हो जाती है। और दूसरी बात ये कि उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, वो उस तरह से नहीं सो सकती जिस तरह से एक आम औरत सो सकती है। तो इसलिए मेरी जो गुजारिश ये है कि हामला औरत की सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखने की ज़रूरत है वो उसकी साइकोलॉजिकल सेहत पर है, यानी कि वो किसी किस्म की परेशानी में ना जाए, उसको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो, उसको खुराक प्रॉपर मिलती रहे, उस पर काम का प्रेशर इतना ज़्यादा ना डालें क्योंकि वो डेफिनेटली वो थक रही है, उसके जिस्म में उतनी जान नहीं है जितनी एक नॉर्मल औरत के अंदर जान होती है। इसके अलावा वो जो है वो उसको ज़्यादा तवज्जो चाहिए, ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड से उसको ज़्यादा मोहब्बत चाहिए, ज़्यादा केयर चाहिए। इसलिए उसकी साइकोलॉजिकल सेहत का, उसकी नींद का, उसका बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है। अगर उसको किसी किस्म की कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई सेहत में मसला हो रहा है तो उससे उसकी डॉक्टर से लाजमी रब्ता कर लीजिए। इसके अलावा जो आखिरी बात है वो ये कि जो ही खातून प्रेग्नेंट हो जाती है तो फौरी तौर पे उसका डॉक्टर से मुआयना ज़रूरी है, उसके बेसिक टेस्ट ज़रूरी हैं और इसके अलावा डॉक्टर जो है वो आपका एक एंटीनेटल कार्ड बना देती हैं, उसके मुताबिक रूटीन से चेकअप करवाते रहें ताकि अगर ख़ातून के अंदर कोई किसी किस्म की कोई मसाइल या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं और तो वो आप उसको एंड पे डील कर सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हुई है तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए और साथ दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिलते रहें। थैंक यू।